स्टार्ट है मैराथन क्लास बोलिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए 12th बायोलॉजी बिहार बोर्ड में शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को रिपेयर करवाने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये एक मैराथन क्लास है जो लगभग 1 घंटे का क्लास रहेगा। तो वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है? अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है? तो इसमें बताया जा रहा है कि जब 2 जनक से संतान पैदा होगा तो उसे कहेंगे अलैंगिक। 2 जनक से संतान पैदा होगा तो लैंगिक, और 1 जनक से संतान पैदा होगा तो अलैंगिक। इसमें युग्मक जनन अलैंगिक में होता है और इसमें युग्मक जनन नहीं होता है। कायिक जनन क्या है? जब एक नए पौधे का जन्म पौधे की जड़ से, तना से या पत्तियों से होता है तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। जैसे आलू है, शकरकंद है, ब्रायोफिलम है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, फटाफट सेंड करते हैं, है ना। मैराथन क्लास है, टाइम देंगे फटाफट। क्लोन क्या है, इसकी एक लाभ या हानि को बताएं भाई। कहता है अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान आकारिकी और अनुवांशिकी में अपने पैतृक लक्षण के बिल्कुल समान होते हैं, जिसे क्लोन के नाम से जाना जाता है। क्लोन बहुत छोटे होते हैं, इसका जीवन काल बहुत कम होता है ना। ये क्लोन की बात है। फिर है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन की परिभाषा दे या सूक्ष्म संवर्धन की परिभाषा दे। इस विधि द्वारा पौधों में उत्पादन के मुख्य लाभ को क्या कहा जाता है? किसी पौधे की, कहता है किसी पौधे की पादप कोशिका या उत्तक को उत्तक पालन घोल में डाल करके कल्चर कराने की क्रिया को, उगाने की क्रिया को उत्तक संवर्धन के नाम से जाना जाता है। एक पौधे से एक ही समय में अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? उत्तक संवर्धन के द्वारा। ठीक है, फिर क्या है क्वेश्चन देखिए, बताया जा रहा है कि अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, या जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वैसा जनन अर्थात नर मादा दोनों भाग नहीं लेते हैं उसे आप अलैंगिक जनन कहेंगे। नर मादा भाग नहीं लेगा उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान अपने पैतृक लक्षण के मतलब अनुवांशिकी और आकारिकी में बिल्कुल समान होते हैं, जिसे आप क्लोन के नाम से जानेंगे। कहा जाता है कि ये जो अलैंगिक जनन है उसमें नर मादा भाग नहीं लेगा, अलैंगिक जनन हो गया भाई। ठीक है, और जो संतान पैदा लेगा वो एक तरह से क्लोन है। मुकुलन जनन किसे कहा जाता है, या इष्ट में मुकुलन जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें, है ना। इसकी परिभाषा देखिए, बताया जाता है। इसकी परिभाषा मुकुलन जनन में फटाफट, है ना। मुकुलन जनन किसे कहा जाता है, या इष्ट में मुकुलन जनन को संक्षिप्त व्याख्या करना है। कुछ जीव जैसे हाइड्रा, स्पंज जो भी होता है जीव, कुछ जीव जैसे हाइड्रा, ईस्ट के शरीर से एक उभार निकलता है जिसे आप कहेंगे कली। यह कली मातृ शरीर से भोजन ग्रहण कर वृद्धि करके एक नए स्वतंत्र जीव को जन्म देता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को आप मुकुलन जनन कहेंगे। किसी जीव के शरीर से उभार निकला, वह उभार मातृ शरीर से भोजन ग्रहण किया और एक नया जीव बनाया, उसे आप मुकुलन जनन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कायिक जनन, है ना। कायिक जनन क्या है? जब एक नए पौधे का जन्म, है ना, जड़, तना और पत्तियों से होता है तो उसे आप कायिक जनन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिषेक जनन। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है ना। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है बुआ, है ना। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस किसे कहा जाता है? बिना निषेचन
या नर युग्मक के संलयन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं तो उसे आप अनिषेक जनन के नाम से जानेंगे। साइनगैमी क्या है बुआ? साइनगैमी युग्मक संलयन क्या है ना? नर युग्मक का केंद्रक मादा युग्मक का केंद्रक अगर आपस में संलयन कर गए तो उसे कहा जाता है युग्मक संलयन। समथैलेसी विषम थैलेसी, ये क्या है भाई? समथैलेसी विषम थैलेसी, समथैलेसी विषम थैलेसी, समथैलेसी विषम थैलेसी कहता है जब नर और मादा जनन अंग एक ही जीव शरीर में होगा, नर और मादा जनन अंग एक ही जीव शरीर में होगा तो उसे समथैलेसी कहते हैं। जितना उभयलिंगी जीव है सब समथैलेसी का एग्जाम्पल है। विषम थैलेसी क्या है जी? जब नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव शरीर में पाया जाता है तो उसे विषम थैलेसी के नाम से जाना जाता है। जूस्पोर जिसको कहते हैं चल बीजाणु, युग्मनज माने जायगोट में अंतर बताना है। चला तो चल बीजाणु युग्मनज कहता है चल बीजाणु का निर्माण अलैंगिक जनन द्वारा होगा, सही बात है। युग्मनज का निर्माण लैंगिक जनन के द्वारा होता है, ये भी सही बात है। चल बीजाणु गति कर सकता है, युग्मनज गति कर सकता नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। कहता है युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में क्या अंतर है? युग्मक जनन की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहेंगे, भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहेंगे। अब कहता है युग्मक जनन अंशसूत्री द्वारा होगा, तब भ्रूण का निर्माण किसके द्वारा होगा? समसूत्री के द्वारा होगा। फटाफट देखते रहेंगे। कलिका पत्र कलिका की परिभाषा देना है, कलिका पत्र कलिका की परिभाषा देना है। तो कलिका पत्र कलिका की परिभाषा क्या कहा चलता है? सबसे पहले कलिका कुछ जीवों में एक छोटी सी है ना, एक छोटी सी परोह, यहाँ पर लिखाएगा परोह, परोह जैसी रचनाएं पाई जाती है जिसे आप कलिका कहेंगे। जैसे हाइड्राइस्ट में कलिका बनता है। अब पत्र माने पत्ती, कुछ पौधे की पत्तियों में सूक्ष्म कली जैसी रचनाएं पाई जाती हैं जिसे आप पत्र कलिका के नाम से जानेंगे। द्विविखंडन बहुविखंडन में अंतर, द्विविखंडन बहुविखंडन में अंतर। द्विविखंडन में 2 संतान का जन्म होगा, बहुविखंडन में 2 से अधिक संतान का जन्म होगा। द्विविखंडन अनुकूल परिस्थिति में और बहुविखंडन अनुकूल के साथ साथ प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कहता है परागकण की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करें। परागकण की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करें। तो परागकण क्या है? चला परागकण गोलाकार है ना, परागकण गोलाकार 25 से 30 माइक्रोमीटर व्यास का दोहरी दीवार से घिरी हुई संरचना होती है ना। परागकण जो होती है 25 से 30 माइक्रोमीटर व्यास का होता है और दोहरी दीवार से घिरी होती है। कहता है बाहरी भित्ति को बाह्यचोल जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जबकि आंतरिक भित्ति को अंतःचोल कहेंगे जो पैक्टिन और किसका बना होता है? सेलुलोज का। नेक्स्ट है भ्रूणकोश की घटक कोशिकाओं का वर्णन करें। तो भ्रूणकोश जो होती है, भ्रूणकोश में 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होता है ना। 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है, जिसमें देखिए क्या क्या है भाई? एंटीपोडल्स प्रतिवयसान जिसमें n+n+n 3 कोशिका होता है। सेंट्रल सेल इसमें 1 कोशिका होता है ना। सहायक कोशिका इसमें n+n 2 होता है। अंड कोशिका 1 होता है ना। तो इस तरह से भ्रूणकोश की घटक कोशिकाओं के बारे में बताया गया। अब है स्वपरागन परपरागन में अंतर। क्या भाई? स्वपरागन परपरागन में अंतर। स्वपरागन परपरागन में अंतर आपको जानना है। अगर किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो स्वपरागन होगा। अगर किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएगा तो उसे कहेंगे परपरागन, ठीक ना। स्वपरागन में परागकणों की हानि होती है, परपरागन में परागकणों की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट अगला पेज देखते हैं। कहता है सजात पुष्पी परागन क्या है बुआ? सजात पुष्पी परागन किसी पुष्प का परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएगा। जैसे एक पेड़, कहता है सजात पुष्पी परागन क्या है? एक पेड़ है,
और वहीं से फूल निकला, दूसरे फूल पे चला गया, पेड़ एक हो गया, फूल दो हो गया। तो अगर ऐसे में परागण होगा तो आप कहेंगे उसे सजात पुष्पी परागण। पुन पूर्वता, पुन माने पुनकेसर, पूर्वता माने पहले। अगर पुनकेसर कहता है, देखिए वैसा विलंगी पुष्प जिसमें सबसे पहले पुनकेसर माने परागकोश परिपक्व होगा उसे पुन पूर्वता कहेंगे। इससे लाभ है बीज संकरण एवं पौधे स्वस्थ होंगे, है ना। स्त्री पूर्वता क्या है? स्त्री पूर्वता के बारे में जानना है भाई। स्त्री पूर्वता वैसा वैलिंगी पुष्प जिसमें मेल फीमेल दोनों रहेगा, वैलिंगी पुष्प जिसमें सबसे पहले स्त्री केसर परिपक्व होगा उसे कहेंगे स्त्री पूर्वता। चंपा, चमेली, महाचंपा, रात रानी, ये सब पौधे आ जाएंगे। अब देखिए VVI क्वेश्चन है ना। वास्तविक फल क्या है बुआ? सत्य फल। परिभाषित करना है, उसको परिभाषा देना है। जब किसी फल का निर्माण या विकास किससे होगा? अंडाशय से, तो उसे आप वास्तविक फल कहेंगे, है ना। जैसे आम, संतरा, ये सब हो गया वास्तविक फल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगला बात क्या है भाई? अगला बात है आभासी फल, कूट फल, मिथ्या फल क्या है भाई? उसकी परिभाषा, है ना। कूट फल, मिथ्या फल क्या है? जब किसी फल का विकास अंडाशय के साथ साथ पुष्पीय भाग थैलेमस पुष्पासन से होता है तो उसे आप कहेंगे आभासी फल, कूट फल। जैसे सेब है, नाशपाती है, ये सब ऐसे फल है जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्पासन से होता है तो उसे कहेंगे आप असत्य फल कहेंगे, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है, ये सेकेंड लेसन में है। बहुभ्रूणता किसे कहा जाता है? इसका उदाहरण लिखे। जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, जैसे कि एक बीज है, एक भ्रूण है, एक पौधा निकलेगा। एक बीज है, एक से अधिक भ्रूण है तो एक से अधिक पौधा निकलेगा। कहता है कि किसी जब एक बीज में एक से अधिक, जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है तो उसे आप कहेंगे, है ना, और बहुभ्रूणता कहेंगे। बहु माने ढेर सारा, भ्रूण माने भ्रूण। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता। चलिए असंग जनन, असंग जनन किसे कहा जाएगा? बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया को असंग जनन कहा जाता है। बिना बीज के, बिना निषेचन के बीज बनता है उसे आप अनिषेक जनन के असंग जनन के नाम से जानेंगे, जिसका नाम है सीट्रस, जिसका नाम है एस्टेसिया। अनिषेक जनित फल क्या है बुआ? अनिषेक जनित फल क्या है? बिना निषेचन के फल पैदा होगा तो उसे अनिषेक जनित फल कहेंगे। 3 बातें, और ये तीनों बहुत बेजोड़ सवाल है, चला, है ना। VVI सब के सब गजब का क्वेश्चन है। अगर एक बीज में एक से अधिक भ्रूण है तो बहुभ्रूणता। बिना निषेचन के अगर बीज बनेगा तो असंग जनन। अब कहता है बिना निषेचन के फल बनेगा तो अनिषेक जनित फल के उदाहरण है, जैसे केला, पपीता, है ना, ये सब आपका अनिषेक जनित फल का एग्जाम्पल है। बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है। मोनोकार्पिक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मोनोकार्पिक VVI क्वेश्चन। मोनोकार्पिक वैसे पौधे जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प धारण करते हैं उसे मोनोकार्पिक के नाम से जाना जाता है। जैसे बांस। जल परागन के बारे में सुधारण लिखे। जल द्वारा परागन की क्रिया को जल परागन कहा जाता है। अगर परागन की क्रिया जल के द्वारा होगा तो उसे कहेंगे जल परागन। जैसे बैलिसिनेरिया में, जैसे हाइड्रिला में जल परागन की क्रिया होती है। भ्रूण कोश के घटक कोशिकाओं का नामांकित चित्र। ये तो भाई चित्र बनाना है, तो चित्र आपको देखो बताते हैं। चित्र बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ऐसा गोलाकार एक रचना लेना है। 3 कोशिका ऊपर, है ना, 3 कोशिका नीचे, ऐसे बना लेना है, ठीक है। और ये 2 केंद्रक हो गया इस तरह से, और एक बड़ी कोशिका ऐसे हो गया ऐसे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये भ्रूण कोश के घटक कोशिका है। इसका 2 नंबर का चित्र आता है। अगला क्वेश्चन फटाफट, कहता है लघु बीजाणु जनन किसे कहेंगे? लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। 1 नंबर का सवाल, बहुत बढ़िया, गजब का। लघु बीजाणु धानी क्या है? परागकोश के चारों कोनों पर 4 गोलाकार रचनाएं होती है जिसे लघु बीजाणु धानी कहेंगे। लघु बीजाणु
उत्तक किसे कहा जाएगा भाई? लघु बीजाणुधानी में कोशिकाओं के समूह को लघु बीजाणु जनन उत्तक कहा जाता है ना। लघु बीजाणु चतुष्टक क्या है? तो अगर ऐसे 4 पराग लघु बीजाणु बना, ये चारों लघु बीजाणु एक साथ सटे हुए हैं, इसी का नाम है, देखिए परिभाषा, लघु बीजाणु जनन द्वारा बने लघु बीजाणु आपस में चिपके होते हैं, उसे लघु बीजाणु चतुष्टक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वयुग्मन क्या है? किसी पुष्प का परागकण है ना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसे स्वयुग्मन के नाम से जाना जाता है। अनुन्मिल्य परागन पुष्प क्या है जी? जो पुष्प कभी नहीं खिलते हैं, कली अवस्था में ही पाए जाते हैं, उसे अनुन्मिल्य पुष्प के नाम से जाना जाता है। गुरु बीजाणु जनन क्या है भाई? गुरु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फटाफट देखते चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है अंडाशय और विरीसन। थर्ड लेसन में अंडाशय और विरीसन के 2 काम। अंडाशय का देखिए पहला काम क्या है? अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है। अंडाशय मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन का निर्माण करता है। विरीसन का काम है शुक्राणु का निर्माण करना। विरीसन का काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करना। शुक्राणु जनन क्या है? अंडाणु जनन क्या है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहेंगे, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहेंगे। इसका आधा पार्ट्स आपको बताते हैं। अब कि अंडाणु एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 शुक्राणु बनेगा, और एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होगा। चलिए आगे की बात ध्यानपूर्वक। शुक्राणु जनन प्रक्रिया में नियमन में हार्मोन जो भाग लेता है उसके बारे में जानना समझना है, ध्यान से सुनेंगे। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में नियमन में शामिल होने वाले हार्मोन, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल होने वाले हार्मोन कौन कौन है? FSH है, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, NE छूट गया। एंड्रोजेन है ना, एंड्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, GnRH, ये सब कैसे हार्मोन है? ये सब हार्मोन शुक्राणु जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन फटाफट। सुक्रिय प्रद्रव्य या वीर्य क्या है? सुक्रिय प्रद्रव्य या वीर्य, इसी का नाम है सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख घटक क्या क्या है? माने जो वीर्य होता है, उस वीर्य में अगर देखा जाए कि वीर्य में क्या क्या चीजें होती है। वीर्य में फ्रुक्टोज है, कैल्शियम है, और क्या है? एंजाइम है। ये तीनों चीज अगर मिल गया तो उसका नाम वीर्य है, प्लस इसके साथ एक और चीज मिल जाएगा शुक्राणु, तो इसी का नाम वीर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों का प्रमुख कार्य। वृषण कार्य बताना है। देखिए पुरुष के सहायक जनन नलिकाओं का कार्य बताना है। तो वृषण जालक होता है, ठीक है। पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों का प्रमुख कार्य बताना है। तो वृषण जालक है, शुक्रवाहिकाएं हैं, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी, ये सभी नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण और स्रावित करने में मदद करती है। सहायक ग्रंथियां क्या है भाई? एक जोड़ा शुक्राशय है, एक पुरस्थ ग्रंथि है, एक जोड़ा बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि है ना। शुक्रिय द्रव फ्रुक्टोज कैल्शियम और स्नेहक प्रदान करने में मदद करता है। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्रसव क्या है? प्रसव, पार्चुरेशन, प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन। पूर्ण गर्भकाल होने पर एक माता के द्वारा शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया को आप प्रसव के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? प्रसव के नाम से जाना जाता है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन समझिए फटाफट। एक बच्चे के द्वारा एक बच्चा का जन्म देना है, उस क्रिया को आप प्रसव के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। वीर्य सेचन, वीर्य सेचन, स्पर्मिएशन,
मैथुन क्रिया माने सेक्स जिसको आमतौर पे बोलते हैं, मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष सीसन के द्वारा मादा के योनि मार्ग में वीर्य को छोड़ देता है, उस क्रिया को कहा जाता है वीर्य सेचन। अंतरोरोपण किसे कहा जाता है, ये क्रिया कब प्रारंभ होता है, तो ब्लास्टुला का गर्भाशय की अंतःस्तर इंडोमेट्रियम में अंतः स्थापित होने की प्रक्रिया को अंतरोरोपण कहा जाता है। यह क्रिया ब्लास्टुला, यह क्रिया जब ब्लास्टुला गर्भाशय में उतरता है तब प्रारंभ होता है ना। अगला क्वेश्चन, दुग्ध स्त्राव क्या है जी? दुग्ध स्त्राव बच्चे के जन्म के बाद है ना, माता के द्वारा, माता के स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्राव होना दुग्ध स्त्राव कहलाता है ना। पहले गाढ़ा पीला दूध को सीख या कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। सीख या क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। आगे की बात, कॉर्पस ल्यूटियम बहुत यूनिक सवाल है, वीवीआई सवाल है। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? तो देखिए इसका काम, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या कार्य है? कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करना होता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण ही गर्भाशय की आंतरिक दीवार मोटा होता है, बनता है। मंद चक्र ऋतु चक्र में क्या अंतर है जी? मंद चक्र और ऋतु चक्र में क्या अंतर है? तो देखिए मंद चक्र ऋतु चक्र में दो अंतर। मंद चक्र गाय भैंस बकरियों में होता है। मासिक चक्र यानी कि ऋतु चक्र जो क्रिया होती है वो आपको मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी सब प्राइमेट में होता है, ये नॉन प्राइमेट में होता है। ये मैथुन का समय होता है, ये मैथुन का समय नहीं होता है। ठीक है, आगे की बात, बहुत बढ़िया चैप्टर, चौथा चैप्टर क्वेश्चन देखिए वैरायटी भाई। एमटीपी जिसको एबॉर्शन धुलैया बोलते हैं गांव देहात में, चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या है? कहता है गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, अगर कोई महिला गर्भवती है और गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले अपनी इच्छा से या जानबूझकर, है ना, जानबूझकर अपने गर्भ को समाप्त कर देते हैं तो उसे एमटीपी के नाम से जाना जाता है। एसटीडी क्या है? यौन संचारित रोग क्या है? क्या है बुआ? लैंगिक क्रियाओं के द्वारा एक रोगग्रस्त व्यक्ति से किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में अगर रोग संचारित होता है तो आप उसे एसटीडी कहेंगे। माने सेक्स क्रियाओं के द्वारा एक आदमी से दूसरा आदमी में जाता है तो ऐसी बीमारी को एसटीडी कहेंगे। एसटीडी में एड्स है, गोनोरिया है, हर्पिस है, सिफिलिस है, जेनेटल वार्स है, इत्यादि है। बंध्यता, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बंध्यता को आमतौर पे बांझपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंध्यता इसको अंग्रेजी में स्टेरिलिटी कहा जाता है। वो है क्या भाई? किसी दंपति माने कपल स्त्री पुरुष के जोड़े को प्राकृतिक या अंगों के कुप्रभावों के कारण संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो उस रोग को कहा जाता है बंध्यता। क्या बोलेंगे उसे? बंध्यता। बंध्यता जो है, बंध्यता का शिकार स्त्री हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। मतलब एक इनफर्टिलिटी का शिकार, मतलब एक बच्चे को ना जन्म देना, वो औरत को भी प्रॉब्लम हो सकता है, एक मर्द को भी प्रॉब्लम हो सकता है, या दोनों को प्रॉब्लम हो सकता है ना। चौथा लेसन में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। रजो दर्शन क्या है ना? थर्ड लेसन का है रजो दर्शन। मेनार्की, मनुष्य की मादा में 11 से 13 वर्ष की उम्र में पहली बार अगर मासिक चक्र की क्रिया होती है तो उस क्रिया को कहेंगे रजोदर्शन। आवर्त चक्र क्या है? मनुष्य की मादा में एक निश्चित समय अंतराल पर उनके योनि मार्ग के रास्ते ब्लीडिंग होता है, रक्तस्राव होता है, तो उसे मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। चलिए बुआ नेक्स्ट बात, रजनोवृत्ति क्या है? मनुष्य की मादा में 45 से 50 वर्ष की उम्र में मासिक चक्र की क्रिया होना बंद हो जाता है तो उसे आप रजनोवृत्ति कहेंगे। प्रथम स्तन्य सीख कोलेस्ट्रम क्या है जी? बच्चे के जन्म के बाद,
है ना, बच्चे के जन्म के बाद मादा के स्तन ग्रंथि से गाढ़े पीले दूध का स्राव होता है, जिसे आप कहेंगे प्रथम स्तन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। ब्लास्टूला, ब्लास्टूला कोरेक पुटी क्या है? जायगोट क्लीवेज करते हुए 16 से 32 कोशिकाओं का समूह बना लेता है, तो उससे कहेंगे ब्लास्टूला। अगर जायगोट क्लीवेज करते हुए 8 से 16 बनाएगा तो उसे कहेंगे मोरूला। मोरूला क्या है? 8 से 16 है मोरूला, 16 से 32 ब्लास्टूला। क्लीवेज क्या है? विदलन क्या है? जायगोट समसूत्री कोशिका विभाजन करता है, तो उसे क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। अपरा प्लेसेंटा क्या है जी? अपरा प्लेसेंटा गर्भ में पल रहा भ्रूण और माता का शरीर संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से जिस उत्तक से, जैसे कोई बच्चा गर्भ में है, जिस उत्तक से वो जुड़ा हुआ है, गर्भ से और बच्चा से दोनों जुड़ा हुआ है, जोड़ने का, कंबाइन करने का जो काम कर रहा है, उसी का नाम है प्लेसेंटा अपरा। प्लेसेंटा का क्या कार्य है? अरे भाई प्लेसेंटा का कार्य है कि एक बच्चा भ्रूण को भोजन देना, ऑक्सीजन देना, जीवन उपयोगी पदार्थों को प्रदान करना, और भ्रूण में जो चीज बना है बेकार पदार्थ उसे मुक्त करना काम है। ठीक है। बंध्याकरण क्या है? बंध्याकरण मतलब सर्जरी क्या है भाई? तो शल्य चिकित्सा सर्जरी के द्वारा मादा के अंडवाहिनी नली को और नर के शुक्रावाहिनी नली को काट दिए, तो उस क्रिया को कहा जाता है बंध्याकरण। तो बंध्याकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटियासिस क्या है? एमनियोसेंटियासिस गर्भ में पल रहे बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे कोई गर्भ में बच्चा पल रहा है, अगर चारों तरफ पानी रहता है, वो पनिया का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, को निकाल करके उसका आइडियोग्राम, है ना, आइडियोग्राफ तैयार करना। आइडियोग्राफ माने क्रोमोसोम को घटते क्रम में सजाएंगे, उस क्रिया को कहते हैं आइडियोग्राम कहा जाता है। तो कहता है कि अगर गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसके एमनियोटिक द्रव को निकाल करके, है ना, उसका आइडियोग्राफ तैयार करेंगे, क्रोमोसोम को सजाएंगे। अगर अंतिम जोड़ा देखिए, है ना, आइडियोग्राम तैयार करके लिंग निर्धारण यानी लिंग गुणसूत्रों की प्रकृति का पता करके एमनियोसेंटियासिस कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब हो गया, कुल मिलाकर समझिए कि अगर गर्भ में पल रहा जो संतान है, उसके चारों तरफ जो पानी जल है, जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, उस फ्लूइड को निकाल करके और उसका आइडियोग्राम तैयार करेंगे या आइडियोग्राफ तैयार करेंगे और क्रोमोसोम को घटते क्रम में सजाएंगे। अगर अंतिम जोड़ा मान लिया जाए कि दोनों बराबर है, अंतिम जोड़ा अगर दोनों इस तरह से बराबर है तो एक्स एक्स, लेकिन अगर अंतिम जोड़ा एक बड़ा है तो एक्स और छोटा है तो वाई, इस तरह से इस क्रिया को कहा गया एमनियोसेंटियासिस। स्तनपान अनावर्त क्या है? किसी मादा में प्रसव के बाद शिशु को भरपूर स्तनपान कराते रहने से आवर्त चक्र लंबे समय के बाद आता है, तो उसे स्तनपान अनावर्त कहेंगे। इसका कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई महिला एक बच्चे को जन्म दी, अपने बच्चे को लगातार अधिक दिनों तक दूध पिलाती है, तो उनमें मासिक चक्र की क्रिया लेट से होता है, उस क्रिया को कहा जाता है स्तनपान अनावर्त। ठीक है। पात्रे निषेचन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पात्रे निषेचन आईवीएफ क्या है ना, आजकल चला हुआ है इंदिरा आईवीएफ। किसी प्रखनली में अंडाणु और शुक्राणु को बाहर निषेचन कराएंगे, तो उस क्रिया को कहेंगे पात्रे निषेचन। कहता है एक प्रखनली में अंडाणु शुक्राणु को अगर आप निषेचन कराते हैं, तो उसे पात्रे निषेचन के नाम से जाना जाता है। जायगोट इंट्राफैलोपियन शिफ्ट क्या है भाई? जैसे आईवीएफ समझे कि अंडाणु शुक्राणु को बाहर प्रखनली में निषेचन करा दीजिए, पात्र निषेचन। अब जेडआईएफटी क्या है? तो अगर जायगोट बन गया है प्रखनली में और 8 से 16 कोशिका बन गया, तो उस समूह जब तैयार कर लिया तो उसका नाम मोरूला है, और उसको मादा के अंडवाहिनी नली में ट्रांसफर कर दीजिए, है ना, तो उस क्रिया को जिफ्ट कहेंगे। मैंने 8 से 16 कोशिका बन गया जायगोट, उसको क्या कर दिए, गर्भाशय अंडवाहिनी नली में ट्रांसफर करवा दीजिए, तो उस क्रिया को कहते हैं जिफ्ट। और देखिए आईयूटी क्या है? तो अगर जायगोट बन गया 16 से 32
और उसको गर्भाशय में शिफ्ट करा दीजिए, मादा का शिफ्ट करवा देना है गर्भाशय में, तो वह क्रिया कहलाएगा IUT के नाम से जाना जाता है। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, शिफ्ट क्या है जी? तो शिफ्ट देखिए कुछ नहीं, जो युग्मक होते हैं अंडाणु शुक्राणु, युग्मक मतलब अंडाणु शुक्राणु को मादा के अंडवाहिनी नली में स्थानांतरण करवा दीजिए, उस क्रिया को शिफ्ट कहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे की बात। ओहो, कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब NCERT का लाइन है। शुक्राणुओं को सीधे अंडाणु कोशिका में प्रवेश कराएंगे तो उस क्रिया को ICSI कहेंगे। जैसे कि दवाई लेते हैं हम लोग, दवा शरीर में प्रवेश करवाते हैं, वैसी स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, स्पर्म इंजेक्शन में शुक्राणु को लोड कीजिए, डायरेक्ट कोशिका के जो अंडाणु की कोशिका है उसमें प्रवेश कर दीजिए, है ना, वो कहलाएगा ICSI कहलाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। गर्भाशय विसर्जन क्या है? IUI क्या है? शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय में स्थानांतरण को गर्भाशय विसर्जन मतलब IUI कहा जाता है। कहता है जो शुक्राणु होता है उसको डायरेक्ट मादा के गर्भाशय में इम्प्लांटेशन करवा दीजिए, वो कहलाएगा IUI, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, नेक्स्ट 5वां लेसन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे का चयन किया, क्यों? ठीक है, तो भाई मेंडल ने मटर पौधे का चयन किया, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? तो मटर का पौधा एक वार्षिक होता है, गलती लिखल है, 1 वर्षीय 1 साल का जीवन अवधि है ना। इसकी कई उपजातियां होती है, जैसे ढबली कराए, कुशी कराए, छोटका कराए, बड़का कराए, ठीक है, सिकुड़ल फली, खिला फली, ठीक है ना। एक समय में 1 से अधिक बाल बच्चा पैदा हो जाएगा मटर में। मटर का पौधा उभयलिंगी होता है, नर मादा एक में होता है। इन कारणों से मेंडल ने इसी पौधे का चयन किया। मेंडल के सफलता का राज क्या था भाई? क्या कारण था? मेंडल के सफलता का राज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण का प्रयोग किया, जैसे लंबा पर काम कर रहा है तो लंबे के, है ना, लंबाई पर काम कर रहा है तो लंबाई पर, कलर पर काम कर रहा है तो कलर पर, तो इस तरह से मेंडल ने काम किया सर, ठीक है। अब मेंडल किसी लक्षण को, एक लक्षण को कई पीढ़ी तक काम करवाया। मेंडल जो है कई पीढ़ी तक एक ही लक्षण को बार बार से करवाया जी, ठीक है ना, और कई पीढ़ियों तक करवाया। मेंडल के सफलता का राज बता रहे हैं आपको। मेंडल आनुवंशिकता का नियम का गणितीय नियम पर आधारित है। तो मेंडल जो क्या कहते हैं, अपने थ्योरी एक्सपेरिमेंट जो करवाया था, वह एक्सपेरिमेंट उसके गणितीय फॉर्मूला पर आधारित, जो आज भी दुनिया में सर्वमान्य है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं टपटप, है ना। विपुंसन क्या है बुआ? किसी उभयलिंगी पुष्प में, कोई उभयलिंगी पुष्प है, उसके पुंकेसर को आप क्या कर दिए, हटा दीजिए। जैसे नर मादा एक के फूल में है, नर को हटा दीजिए, पुंकेसर को हटा दीजिए, विपुंसन कहलाएगा। सिंपल सी बात है। प्रभाविता का नियम, देखिए बहुत यूनिक सवाल है। प्रभाविता का नियम क्या है भाई? प्रभाविता का नियम मेंडल ने दिया था, प्रभाविता का नियम। चलिए, मेंडल ने एक संकर संकरण के F1 पीढ़ी के आधार पर बताया कि प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है, जिसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है, जिसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अच्छा, पृथक्करण नियम क्या है जी? जीन शुद्धता का नियम क्या है? मेंडल ने एक संकर संकरण के F2 पीढ़ी के आधार पर, जैसे प्रभाविता का खोज हुआ F1 पर और पृथक्करण हुआ F2 पर, दोनों देखिए एक संकरण में, ये भी एक संकर, ये भी एक संकर, तो कहा जाता है मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पर F2 पीढ़ी के आधार पर बताया, एक संकर संकरण के F2 पीढ़ी के आधार पर पृथक्करण नियम दिया और बताया लोगों को कि भले ही प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है, पर वह अपनी शुद्धता को खोता नहीं है, वह दूसरे पीढ़ी में जरूर अपना लक्षण दिखाएगा। मैंने कहने का अर्थ समझ लीजिए, मेंडल कहा कि भले ही प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है, चलिए मानते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन क्या वो दबले रहेगा? नहीं, एक समय आएगा कि वो बाहर आएगा सर, वो अपना लक्षण जो दबा हुआ लक्षण है वो दिखाएगा अपना। इसे मेंडल ने कहा कि नहीं, एक बार पृथक होगा, इसी को कहा गया पृथक्करण नियम। और कहा कि जीन मरता उड़ता नहीं है, जीन अपनी सुत्ता खोता नहीं है, जिसे जीन सुत्ता का नियम कहा जाता है। ठीक है, फटाफट, मजेदार क्वेश्चन है सब। स्वतंत्र विवहन का नियम क्या है भाई? तो मेंडल ने द्विसंकर संकरण का प्रयोग भी करवाया था। तो मेंडल ने द्विसंकर संकरण के आधार पर स्वतंत्र विवहन का नियम दिया और बताया मेंडल ने कि किसी भी लक्षण के जीन किसी दूसरे लक्षण के जीन से स्वतंत्र रूप से जुड़ सकता है। ये बात बताया मेंडल कि कोई भी अगर जीन है तो किसी दूसरा जीन से आसानी से जुड़ सकता है। माने कोई भी जीन का लक्षण है किसी दूसरे जीन के लक्षण से स्वतंत्र रूप से जुड़ सकता है, आजाद है भाई। इसी को स्वतंत्र विवहन के नियम के नाम से जाना गया। मेंडल के एक संकर संकरण का जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है? तो एक संकर संकरण का जीनोटाइप 1:2:1 और फिनोटाइप 3:1। द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप क्या है भाई? 1:2:1। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा भाई 9 3 3 छो 4 10 दोबारा 1 13 15 1 16। इस तरह से ये द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिनोटाइप 9:3:3:1। बहुविकल्पता बहुएलिलता क्या है जी? कहता है किसी एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन का जोड़ा पाया जाना बहुविकल्पता या बहुएलिलता के नाम से जाना जाता है। जिसका एग्जांपल लीजिए आप ABO ब्लड ग्रुप मनुष्य का। चलिए फटाफट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि निम्न की परिभाषा दें। क्या क्या परिभाषा देना है? सहलग्नता का, सहलग्नता वर्ग का, प्रत्यक्ष सहलग्नता का और परोक्ष सहलग्नता का, है ना, इसी की परिभाषा देना है। तो कहता है सहलग्नता की परिभाषा, किसी क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन या एलील अर्धसूत्री विभाजन के समय बिना पृथक हुए अपनी स्थिति को बदलते नहीं है तो उस क्रिया को कहता है सहलग्नता। अगर कोई मान लिया जाए कि क्रोमोसोम है, ये रहा क्रोमोसोम और इस पे ऐसे जीन है, ये जीन बिना अलग हुए लगातार ऐसे चलता गया, है ना, बिना पृथक हुए, अपना सीरियल नंबर सेम वैसी रख ले, तो उसको कहा गया आपको सहलग्नता। सह माने साथ, अलग्नता माने लगल रहना, माने जेने जा रहा है क्रोमोसोम उधर जीन साथे साथे डोरियल जा रहा है, उसी को कहेंगे आप सहलग्नता। ठीक है ना। सहलग्नता की परिभाषा बताया गया। सहलग्नता वर्ग क्या है भाई? तो सहलग्नता वर्ग क्या होता है कि अगर किसी जीव में जितना क्रोमोसोम होता है उसका आधा सहलग्नता वर्ग होता है। देखिए लिखल होगा, किसी जीव के लिए किसी एक कोशिका में जितने क्रोमोसोम होते हैं उसका आधा सहलग्नता वर्ग कहलाता है। और सहलग्नता वर्ग बराबर होता है टोटल क्रोमोसोम बटा 2, है ना। माने अगर मनुष्य में गुणसूत्र 46 है तो सहलग्नता वर्ग कितना हो जाएगा? 23, है ना। सहलग्नता वर्ग 23 कितना हुआ? 20 ज्यादा लगेगा, 1.5 घंटा जाएगा। अभी तो 5वां लेसन है ये रे। 7 लेसन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कल करेंगे मॉर्निंग में 2 बजे के बाद बैच बंद कर देंगे। वीडियो अपलोड करेगा कौन? हाँ, इतना बैच हो जाए उसके बाद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, कर देंगे। हो गया। चलिए प्रत्यक्ष सहलग्नता क्या है भाई? प्रत्यक्ष सहलग्नता जब जीन 50 मैप यूनिट या इससे कम दूरी पर होता है तो उसे आप प्रत्यक्ष सहलग्नता कहेंगे। जैसे कि अगर एक जीन दूसरे जीन को दूरी को मापा जाता है, जैसे कि एक जीन है ये दूसरा जीन है, तो इसको मैप यूनिट से मापा जाता है। तो कहता है 50 मैप यूनिट से कम दूरी पर रहेगा तो प्रत्यक्ष होगा, अब 50 मैप यूनिट से अधिक दूरी पर होगा तो उसे परोक्ष कहेंगे। ठीक है ना। परोक्ष और ये एक लाइन का आंसर है, बस याद करना है।
यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? और यूक्रोमेटिन देखिए, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? यूक्रोमेटिन 30 से 80 एंगस्ट्रम मोटा एवं लंबा होता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है 250 एंगस्ट्रम मोटा होता है, ठीक है ना। यह सक्रिय एवं हल्का रंग का होता है, या अकीरी और गहरा रंग का होता है, दोनों में अंतर। उत्परिवर्तन देखिए, परिभाषा बताया गया है, उत्परिवर्तन की परिभाषा दें। उत्परिवर्तन की परिभाषा दें, जब जीवों के द्विगुणित क्रोमोसोम में से गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है या गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे जीन की रासायनिक संरचना में अचानक परिवर्तन आ जाता है, तो उसे उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब उत्परिवर्तन हुआ कि या तो जीन की संख्या घट जाती है या जीन की संख्या बढ़ जाती है, उससे जो जीन की रासायनिक जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसी परिवर्तन को आप उत्परिवर्तन के नाम से जानेंगे, ठीक ना। आगे की बात सुनिए सर। निम्नलिखित की परिभाषा दे। सूक्ष्म उत्परिवर्तन, विराट, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ये 3 का है। जब परिवर्तन जीव के जीनोटाइप में होता है ना, तो उसे कहेंगे सूक्ष्म उत्परिवर्तन। जब बृहत उत्परिवर्तन में जब परिवर्तन जीव के फिनोटाइप में होता है, तो उसे बृहत उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म उत्परिवर्तन जीव के जीनोटाइप में होगा तो सूक्ष्म, जीव के फिनोटाइप में होगा तो बृहत, और क्रोमोसोम में परिवर्तन होगा तो उसे कहेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। वंशावली विश्लेषण क्या है बुआ? वंशावली विश्लेषण क्या है? पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पेडिग्री एनालिसिस किसी विशेष लक्षण के कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के वंश इतिहास को जिन चिन्हों के द्वारा दर्शाकर अध्ययन किया जाता है, उसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई अनुवांशिक रोग है या कोई विशेष लक्षण है, तो उसे मान लिया जाए कि आप उसे एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शा करके स्टडी करते हैं, तो उसे आप वंशावली विश्लेषण के नाम से जानेंगे। निम्नलिखित की परिभाषा दे। वर्णांतता, हीमोफीलिया, है ना, वर्णांतता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, और क्या है भाई इस सबको? वर्णांतता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। पहले आपको वर्णांतता कहते हैं भाई, क्या है? कहता है वैसे व्यक्ति जिनकी आंखों में लाल रंग, हरा रंग विभेदन माने पहचानने की क्षमता नहीं होती है, उसे आप वर्णांतता के नाम से जानेंगे। हीमोफीलिया क्या है? वैसे व्यक्ति जिनमें रक्त जमने की क्षमता नहीं होती है, उसे हीमोफीलिया कहा जाता है ना। अगर हीमोफीलिया व्यक्ति में एंटी प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति में लाल रंग, हरा रंग को देखने की, विभेदन करने, पहचानने की क्षमता न है, तो उसे आप वर्णांतता कहिए, कलर ब्लाइंडनेस कहिए, ठीक है। और हीमोफीलिया किसे कहेंगे? कि जिस व्यक्ति में, है ना, वैसे व्यक्ति जिनके रक्त में रक्त जमने की क्षमता नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को हीमोफीलिया कहेंगे, और वैसे रोग को हीमोफीलिया कहेंगे, क्योंकि इसके रक्त में एंटी प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो कहता है लाल रक्त रुधिरानियों में हीमोग्लोबिन में, जो लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन है, उसमें ऑक्सीजन के अभाव में उसमें त्रुटि आ जाता है, हस्यकार हो जाता है, तो उसे आप कहेंगे, है ना, उसे आप सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। और ऐसे त्रुटि होने के कारण लोगों की मृत्यु फटाफट हो जाती है भाई, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कणिकाओं का आकार जो होता है, उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन के अभाव में हस्यकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? हस्यकार। फिनाइल कीटोनूरिया, ये क्या है जी? फिनाइल कीटोनूरिया जब मनुष्य के शरीर में देखा जाए फिनाइल एलेनिन अम्ल को, फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल को
टायरोसिन एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसे फिनाइल एलेनिन उत्को एवं रक्त में एकत्रित, फिनाइल जो एनेलिन है, फिनाइल एलेनिन जो है वो उत्तक में स्टोर होने लगेगा, रक्त एवं रक्त में एकत्रित होने लगेगा, जिससे बच्चा मंदबुद्धि का हो जाएगा। उसी को कहेंगे फिनाइल कीटोनुरिया कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट भाई निम्नांकित, देखिए अगला क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बहुत अच्छा, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट, सब के सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बुआ, है ना। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र 47 होता है, 44 प्लस डबल एक्स वाई। जब किसी नर में एक से अतिरिक्त गुणसूत्र चला जाता है और स्त्रियों के तरह स्तन एवं पुरुषों के जनन अल्प विकसित होते हैं, तो उसे क्लाइनफेल्टर कहेंगे। जैसे देखिए अगर ये नहीं होता तो मेल होगा, लेकिन अगर ये है तो एक एक्स बढ़ल है, तो जब किसी नर में एक एक्स बढ़ जाएगा तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसे कहेंगे, तो जब किसी मनुष्य के ऑटोसोम अलिंग गुणसूत्र के 21वां जोड़ा गुणसूत्र, जैसे 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, उसमें 21वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र जो होता है ना जुड़ जाता है बाहर से, उसे आप डाउन सिंड्रोम कहेंगे। ऐसे बच्चे का मस्तिष्क छोटा और मंदबुद्धि का होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम में एक मादा जो है एक एक्स घट जाता है। अब एक एक्स घट जाएगा तो उसे कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। जब किसी मादा में एक एक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र घट जाता है तो उसे कहेंगे आप टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट समझते हैं। पॉलीप्लाइड क्या है, बहुगुणिता क्या है बुआ, जब किसी जीव के द्विगुणित क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है तो उसे आप पॉलीप्लाइड कहेंगे। माने किसी जीव में द्विगुणित क्रोमोसोम, माने जीन का क्रोमोसोम जो है, माने क्रोमोसोम जोड़ा में होता है, उसकी संख्या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, उसे आप पॉलीप्लाइड कहेंगे। द्विअधिसूत्री टेट्रासोमी, द्विन्यून सूत्री नल स्वामी क्या है ना। क्वेश्चन देखिए बहुत गजब का क्वेश्चन है। जब जीवों में द्विगुणित क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम जोड़ा में है, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम माने गुणसूत्र का जोड़ा या एक जोड़ा गुणसूत्र कम जाता है या बढ़ जाते हैं तो उसे टेट्रा या नॉलिसोमी कहेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कहा कि अगर एक क्रोमोसोम घटे बढ़ेगा तो आपको पॉलीप्लाइडिल है, लेकिन जोड़ा में अगर घट बढ़ जाएगा तो उसको कहेंगे टेट्रासोमी या नलसोमी बोलेंगे। अब है सप्रभाविता, है ना, ओहो, सप्रभाविता, सप्रभाविता कोडोमिनेंस क्या है, जब प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण पर प्रभाव समान रूप से दिखाएगा तो उसे सप्रभाविता कहेंगे। जैसे मानव रक्त एबीओ, है ना। अपूर्ण प्रभाविता क्या है जी, जब प्रभावी लक्षण का प्रभाव अप्रभावी लक्षण के प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। सप्रभाविता में प्रभावी, देखिए जीन दो तरह से होता है, एक प्रभावी एक दूसरा अप्रभावी। तब जितना अगर 50% प्रभावी का है अब 50% अप्रभावी का है तो उसे आप कहिए सप्रभाविता। स मैंने 7। अपूर्ण प्रभाविता में मान लिया जाए कि एक का प्रभाव 80% तो दूसरा का प्रभाव कितना परसेंट होगा, 20% होगा, तो उसको कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता। माने प्रभावी लक्षण का प्रभाव अधिक अप्रभावी लक्षण का प्रभाव कम रहेगा तो उसे कहेंगे अपूर्ण प्रभाविता बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमीय विकार है क्या। युग्मक जनन माने शुक्राणु अंडाणु बनता है, उसको कहते हैं युग्मक जनन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या घट बढ़ जाने से संतानों को विकार जो उत्पन्न होता है उसे आप गुणसूत्रीय विकार कहेंगे।
जैसे युग्मक जनन हो रहा है, शुक्राणु अंडाणु बन रहा है, तो किसी शुक्राणु में अधिक गुणसूत्र हो गया, किसी शुक्राणु में कम गुणसूत्र हो गया, किसी अंडाणु में गुणसूत्र ज्यादा हो गया, किसी अंडाणु में गुणसूत्र कम, किसी में ज्यादा, किसी शुक्राणु में गुणसूत्र ज्यादा, किसी में कम। अगर वैसे स्थिति में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उससे जो संतान में विकार पैदा होगा उसको कहेंगे गुणसूत्रीय विकार, जिसका एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, जिसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, जिसका एग्जाम्पल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। अब बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन, डीएनए के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म देता है, उसे बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। रक्त के दो काम, घाव को भरने में मदद करेगा, शरीर के तापमान का नियंत्रण करेगा, है ना, ये तो इजी है। समयुग्मक विषम युग्मकी, समयुग्मनजी विषम युग्मनजी, इसमें एक कारक जीन दोनों युग्म विकल्पी होता है, यानी कैपिटल टी रहेगा चाहे कैपिटल स्मॉल नहीं रहेगा भाई, इसमें कैपिटल रहेगा या तो स्मॉल रहेगा। और विषम युग्मनजी में एक बड़ा और एक छोटा रहेगा, ठीक है। और देखिए जनन के समय एक ही प्रकार के युग्म बनते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के बनते हैं, ठीक है ना। आगे की बुआ बात समझिए फटाफट। 6th लेसन में हम लोग चले आए, वंशानुगति का आणविक आधार। निम्नलिखित की परिभाषा दे। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, है ना। ये डीएनए से रिलेटेड बात है। कहता है एक अणु पेंटोज शुगर, एक अणु फास्फोरिक एसिड और एक अणु नाइट्रोजनस बेस मिलकर, है ना, जो आणविक संरचना का निर्माण करते हैं उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। एक अणु पेंटोज शुगर, एक अणु फास्फोरिक एसिड, एक अणु नाइट्रोजनस बेस, ये तीन मिलेंगे तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड। बहुत बड़ा सवाल है। न्यूक्लियोसाइड, कहता है न्यूक्लियोसाइड क्या है भाई? तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड में से, यहाँ पे गलती लिखल है, न्यूक्लियोटाइड में से फास्फोरिक एसिड को हटा देने पर न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। न्यूक्लियोसाइड बराबर देखिए लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोसाइड बराबर होता है न्यूक्लियोसाइड देखिए क्या कहलाएगा कि न्यूक्लियोसाइड बराबर पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, है ना, प्लस नाइट्रोजिनस बेस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिट्रांसक्रिप्शन, इसको परिभाषा देना है। बड़ा ही यूनिक सवाल है, मजेदार क्वेश्चन है। डीएनए रिप्लिकेशन, एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा, डीएनए रिप्लिकेशन हो गया, है ना। और ट्रांसलेशन क्या है? एमआरएनए से एमआरएनए आरआरएनए के द्वारा बनाए गए टेम्पलेट में टीआरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। मतलब शॉर्ट में अगर कहें तो टीआरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। टीआरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को ट्रांसलेशन कहेंगे। और रिप्लिकेशन किसे कहेंगे? तो एक डीएनए से एक नया डीएनए बनेगा तो उसे आप डीएनए रिप्लिकेशन कहेंगे, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन कोशिका विभाजन के समय होता है, विश्रामावस्था के समय। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो अगर डीएनए के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है तो उसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। रिट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे? तो अगर आरएनए के द्वारा डीएनए बनेगा तो उसे रिट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानेंगे, है ना। जेनेटिक कोड, वाह क्वेश्चन। जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड क्या है? संक्षिप्त वर्णन विवरण देना है। डीएनए के द्वारा एमआरएनए पर लगाए गए वे कोड जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। डीएनए के द्वारा एमआरएनए पर लगाए गए वे कोड जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे जेनेटिक कोड के नाम से जाना है। डीएनए आरएनए में क्या अंतर है भाई? डीएनए आरएनए में बहुत साधारण अंतर है जो आपको बताना चाहेंगे कि डीएनए आरएनए में बहुत नॉर्मल अंतर है। देखिए क्या क्या नॉर्मल। डीएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है, आरएनए एक प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का बना होता है,
आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। जेनेटिक कोड के गुणधर्म और विशेषताओं को लिखे। तो जेनेटिक कोड के गुणधर्म और विशेषताओं का वर्णन करना है। तो जेनेटिक कोड जो होता है वो ट्रिपलेट कोड पर आधारित है। जेनेटिक कोड की संख्या 64 होती है, जिसमें 61 कूट लेखन का कार्य करता है और 3 कूट लेखन का कार्य नहीं करता है। AUG, GUG को स्टार्टर कोडन कहा जाता है। UAA, UGA, UAG को समापन कोडन कहा जाता है। डीएनए या द्विकुंडली डीएनए के संरचना का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या देंगे कि डीएनए या द्विकुंडली डीएनए के संरचना का खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। डीएनए का दोनों चेन शर्करा और फॉस्फेट के बने होते हैं। दोनों का क्षार जोड़ने का कार्य करता है भाई, है ना। दोनों को क्षार जोड़ने का कार्य करता है फॉस्फेट। डीएनए के 2 घुमाव के बीच 34 एंगस्ट्रॉन की दूरी बनती है। चलिए आगे की बात। 5वां देखिए, डीएनए के 2 स्ट्रैंड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉन होती है और एक चैन के 2 धागों के बीच की दूरी 7 एंगस्ट्रॉन होती है ना। जिसमें 26 नंबर क्वेश्चन देखिए बताया जा रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम का नाम लिखे। तो डीएनए प्रतिकृति, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा, डीएनए प्रतिकृति कहलाएगा। अब है कि डीएनए प्रतिकृति के लिए कौन कौन एंजाइम चाहिए। डीएनए इंडोन्यूक्लियेज चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। डीएनए इंडोन्यूक्लियेज अनकॉइल करता है, ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है जी? वे एंजाइम जो डीएनए से आरएनए बनाने में काम करते हैं उसे पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है ना। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है? वे एंजाइम जो डीएनए से आरएनए बनाने में मदद करेगा उसे आप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैकोपेरॉन है क्या? पॉलीसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक समान उन्नायक एवं नियामक जीन के द्वारा होता है। इस तरह की जो व्यवस्था है जीवाणु में बहुत सामान्य होता है, जिसे आप लैकोपेरॉन के नाम से जानेंगे, है ना। लैकोपेरॉन के नाम से जानेंगे। थैंक यू वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। और इसी तरह से कल आप लोग का एक नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे लेसन का दिया जाएगा और इस 6 लेसन तक हो गया है, बचा हुआ लेसन कल, ठीक है। फटाफट वीडियो के लास्ट तक हम लोग देख